अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ मोलस्कन्स और ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और देखे भी होंगे, जैसे ऑक्टोपस है, स्नेल है, सेफेलोपोड्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म, स्क्विड वगैरह, ये जो हमें कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं टीवी पर या इस तरह नज़र आते हैं, वो सारे मोलस्कन्स में आते हैं, ठीक है। और मोलस्कन्स के बारे में ये बताता चलूँ कि किंगडम एनिमेलिया में सबसे बड़ा जो फाइलम है दैट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोलस्कन्स। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिद्ध प्राचा और हम इस टॉपिक को आगे ले चलते हैं। ये जो मोलस्कन्स टॉपिक है ये इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जो बीएस ज़ूलॉजी का मेजर कोर्स है और बीएस बॉटनी और बीएस केमिस्ट्री के माइनर कोर्स के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स के मोलस्कन्स एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर लाई करते हैं, इनके किन से इवॉल्व होने के चांसेस हैं कि ये किन से इवॉल्व होकर आए हैं, और एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किन से लिंक करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए जी, ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश आर सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट वर्ल्ड्स मोस्ट अडॉप्टेड प्रेडेटर्स। कहता है जो ऑक्टोपस हैं, स्क्विड हैं और कटल फिश हैं, ये वो इनवर्टिब्रेट्स हैं जो सब दुनिया के सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड प्रेडेटर्स में से बिलोंग करते हैं। एंड प्रेडेटरी लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन एवोल्यूशन ऑफ लार्ज ब्रेन, कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर, रैपिड लोकोमोशन, ग्रेस्पिंग टेंटिकल्स and tearing mouth part. In spite of these adaptations, cephalopods are rarely make up a major component of any community. And once numbering about the 9,000 species, the class cephalopods now include about 550 species, only about 550 species. कि जो ये ऑक्टोपस और सेफेलोपोड्स हैं, चूँकि ये लार्ज प्रेडेटर है और इनमें ये कुछ एवोल्यूशन हुई है, जैसे बड़ा ब्रेन होना, सेंसरी स्ट्रक्चर का डेवलप होना, बहुत ज़्यादा रैपिड लोकोमोशन का शो करना, ग्रेस्पिंग टेंटिकल्स का होना या टीयरिंग माउथ पार्ट का होना, बड़ी स्ट्रॉन्ग अडॉप्टेशन है जिनकी वजह से ये किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट इसके बावजूद जो सेफेलोपोड्स हैं ये किसी भी कम्युनिटी का मेजर पोर्शन नहीं है। दे आर नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी। वाई? पता नहीं क्यों। पहले तो इसमें तकरीबन 9,000 स्पीशीज़ बिलोंग करती थी इससे, इस क्लास फेलोपोडा से, बट आजकल सिर्फ 550 स्पीशीज़ हैं। ज़ूलॉजिस्ट डू नॉट नो वाई द फेलोपोड्स हैव डिक्लाइंड सो ड्रामेटिकली। क्या आखिर क्यों कम होते जा रहे हैं और कम हुए हैं पिछले कुछ अरसों में। द वर्टिब्रेट्स मे हैव out competed cephalopods because the vertebrates were only also making their appearance in prehistoric seas and some vertebrates acquired active predatory lifestyle। कहता है कि जो वर्टिब्रेट हैं ये आउट कम्पिटेड हैं, ठीक है, उस हिसाब से सेफेलोपोड्स के, क्योंकि ये रियरली मतलब अपीयरेंस दिखाते हैं, नज़र आते हैं प्री हिस्टोरिक सीज में, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव और प्रेडेटरी लाइफस्टाइल रखते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो सेफेलोपोड्स हैं उनके कम होने की वजह में भी वर्टिब्रेट्स हों, क्योंकि वो भी तो स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर हैं लाइक फिशेस और वो भी प्री हिस्टोरिक टाइम से हैं, तो मे भी उनकी वजह से हो सकता हो। अल्टरनेटिवली सेफेलोपोड्स मे हैव डिक्लाइंड सिंपली बिकॉज ऑफ रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट्स। एक तो हमारे पास चांस ये है कि वर्टिब्रेट से इन्हें आउट कम्पीट किया, इन्हें हराया और निकाल दिया और इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। दूसरा चांस ये है कि जो सेफेलोपोड्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन कम हो रही है वो जस्ट सिंपल एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से हो रही हो। एंड दिस हैज़ नॉट बीन केस फॉर ऑल मोलस्कन्स। लेकिन नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म का कम होना या नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ का कम होना ये सारे मोलस्कन्स के लिए इशू नहीं है। ओवरऑल दिस ग्रुप हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। एंड इफ़ सक्सेस इज़ मेजर्ड बाय नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ द मोलस्कन्स आर ट्वाइस एज सक्सेसफुल एज वर्टिब्रेट्स। अगर मोलस्कन्स की बात करें तो ये वर्टिब्रेट्स की निस्बत, अगर स्पीशीज़ की तादाद के हिसाब से बात करेंगे तो वर्टिब्रेट के हिसाब से या उनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इनकी स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। द वास्ट मेजॉरिटी of nearly about 1 lakh living species of molluscans की तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ हैं। नॉर्मली 95,000 98,000 इस तरह भी बाज़ जगह पर इंक्लूड की जा सकती है। और ये 1 लाख स्पीशीज़ जो होती है ये ज़्यादातर बिलोंग करती है गैस्ट्रोपोड से, जिनमें स्नेल और स्लग्स आते हैं, और बाइलवाल्विया से, जिनमें कॉम्स और देयर क्लोज रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मोलस्कन्स कम हो रहे हैं तो ये गलत होगी, लेकिन हम
सेफेलोपोड्स की बात करें, स्क्विड की और ये ऑक्टोपस वगैरह की, तो तब अलग बात है, ठीक है। और उसके कम होने के जो 2 चांसेस हो सकते हैं वो मैंने बता दिए। रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स, द मोलस्कन्स आर प्रोटोस्टोम्स। मोलस्कन्स प्रोटोस्टोम्स होते हैं। अब प्रोटोस्टोम्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में पहले से ही पता हो कि उनका माउथ कहाँ से डेवलप होना है। अगर मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करूँ तो एम्ब्रियो में एक छोटा सा पोर बनता है जो कि जर्मिनल लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस पोर को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब कई जो एनिमल हैं उनमें जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से बनता है, और कई ऐसे एनिमल हैं जिनमें जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से नहीं बल्कि ब्लास्टोपोर की डॉर्सल साइड से कहीं से बनता है। तो जिनमें माउथ ऑलरेडी पता है कि ब्लास्टोपोर से बनना है वो प्रोटोस्टोम्स है। प्रोटोस्टोम आर प्री डिफाइंड और स्टोम्स मीन माउथ। और जिनका नहीं पता कि माउथ कहाँ से बनना है, ब्लास्टोपोर से तो एनस बनेगी, उन्हें डिटेरोस्टोम्स कहा जाता है। सो दे आर प्रोटोस्टोम्स क्योंकि इनका माउथ ब्लास्टोपोर से बनेगा। सो इनमें सिमिलरिटीज़ है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ऑफ द मोलस्कन्स एंड अदर प्रोटोस्टोम्स जो दूसरे प्रोटोस्टोम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिलीड्स की बात करें, एनिलीड्स सेगमेंटेड वर्म्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो हम सोच सकते हैं दैट मोलस्कन्स आर डेवलप फ्रॉम एनिलीड्स, वो एनिलीड्स से डेवलप हुए होंगे। And some embryological stages, for example, the trochophore larva, are virtually indistinguishable in molluscan and annelids। मतलब कई ऐसी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं जो कि एनिलीड्स और मोलस्कन्स की आपस में इतनी मैच करती हैं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैम। आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये मोलस्कन का है या एनिलीड का है। सो सर्टन अडल्ट स्ट्रक्चर ऑफ molluscans and annelids, for example excretory organ, their duct system are very similar in structure। कई और जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं या डक्ट्स हैं, इनकी जो नालियाँ हैं वो बड़ी मैच करती हैं एनिलीड्स और मोलस्कन्स की आपस में। सो इवन to the most zoologists accept that protostome affiliation of the molluscus, the relationship between the number of this phylum and other protostomes is distant and the ancestral evolutionary pathway is speculative। कहता है कि कई zoologist जो है वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनमें प्रोटोस्टोम वाली एफिलिएशन पाई जाती है मोलस्कन्स की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये इनके ऑर्गेनिज्म का, इनके मेंबर्स का, इस फाइलम के मेंबर्स का रिलेशनशिप बिल्ड करता है दूसरे प्रोटोस्टोम्स के साथ, लेकिन इतना क्लोज रिलेशन नहीं है, डिस्टेंट रिलेशन है। तो जो इनकी इंसेस्ट्रल एवोल्यूशनरी पाथवे होगी वो स्पेक्यूलेटिव है। स्पेक्यूलेटिव से मुराद के वो एक कह लेना कि बहस का शिकार है, बहस मुबासे का, या फ़र्ज़ी हो सकती है कि मतलब ये जो आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डेवलप कर रहे हैं मे बी वो उतनी क्लोज ना हो, ठीक है, मे बी वो उससे एनिलीड से डेवलप ना हो रही हूँ। तो ये फ़र्ज़ी एवोल्यूशन ही, मतलब कई हैं कि जो इसके एवोल्यूशन को बिलीव करते हैं कि वो एनिलीड से इवॉल्व हुए हैं, और कई ऐसे हैं जो कि ये बिलीव करते हैं दैट माइट दे आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम एनिलीड्स, ये एनिलीड से इवॉल्व नहीं हुए होंगे। आगे ये दूसरा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में ओरिजिन ऑफ सिलोम आ जाता है। अब अगर आप एनिलीड की बात करें तो वो भी सिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, सिलोमेट्स हैं, उनमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है, और मोलस्कन्स में भी बॉडी कैविटी मौजूद होती है। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये बॉडी कैविटी कैसे इवॉल्व हुई, तो तब एक आइडिया बन जाएगा कि ये किन से इवॉल्व होकर आए होंगे। तो नंबर ऑफ़ हाइपोथेसिस हैं जो कि ओरिजिन ऑफ सिलोम के ज़रिए मतलब के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मद्देनज़र रखी जाती है। नंबर 1 है शीज़ोसीलस। शीज़ो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि इसमें ऐसा होगा कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म होगी मोटी तय, और वो मेसोडर्म बीच में से क्या हुई होगी, स्प्लिट हुई होगी। अब मेसोडर्म जैसे प्लेनेरिया एसिलोमेट्स हैं, उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मेसोडर्मल सेल भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो होता ये होगा कि मेसोडर्मल सेल अरेंज होकर लेयर बनाएंगे, फिर बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे। तो एक लेयर जो है वो एक्टोडर्म की इनर लाइनिंग बना देगा, और एक लेयर जो है वो एंडोडर्म की आउटर लाइनिंग बना देगी, और बीच में क्या बन जाएगी, बॉडी कैविटी। सो दैट वुड बी कॉल्ड शीज़ोसीलस। इसे क्या कहेंगे, शीज़ोसीलस कहेंगे। इज पार्टनरिंग आफ्टर द मेथड ऑफ मेसोडर्म डेवलपमेंट सिलोम फॉर्मेशन इन मैनी प्रोटियोस्टोम्स। कहता है ये पार्टनरिंग जो मेथड है, यानी कि जिसमें मेसोडर्म स्प्लिट हो रही है, पार्टीशन हो रही है, ये मेथड कई प्रोटोस्टोम्स में मतलब देखा जाता है। फिर अगर इस मेथड की बात करें तो चूँकि मेसोडर्म लाइक जो लेयर है सिंगल लेयर वो प्लेटिहेल्मिन्थस में थी, तो ऐसा हो सकता है कि मेसोडर्म जो है वो डेवलप हुए हों किनसे, फ्लैट वर्म से। फिर उसके बाद एंट्रोसीलस।
अब एंट्रोसीलर से मुराद क्या है कि एक एक्टोडर्म थी और एक एंडोडर्म थी, मेसोडर्म नहीं थी। जो एंडोडर्म है उसके पाउच बने हैं बाहर की तरफ ना, आउट पाउचिंग हुई है, तो वो जो पाउच बाहर की तरफ थैलियाँ निकली हैं वो थैलियाँ फैलने लग पड़ी हैं और वो मेसोडर्म में तब्दील हो गई हैं। फिर वो थैलियाँ फैलती फैलती उन्होंने इनर लाइनिंग बना दी एक्टोडर्म की और आउटर कवरिंग बना दी एंडोडर्म की, और बीच में कैविटी इस्टेब्लिश हो गया विच इज़ कॉल्ड सिलोम। ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि सिलोम जो है वो राइज हुई होंगी बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमिटिव गट, जो प्रिमिटिव गट ट्रैक है उससे। तो अगर ये देखा जाए तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो जैसे डिप्लोब्लास्टिक की बात करें निडेरियंस, तो इनके एवोल्यूशनरी जो इंसेस्टर होंगे वो कौन होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, जिनकी एंडोडर्म की क्या हुई होगी, आउट पॉकेटिंग, और उसके नतीजे में भी जो स्लोम है वो क्या हो चुकी होगी, डेवलप हो चुकी होगी। देन मोलस्कन्स के जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मोलस्कन्स रेंज इन साइज एंड बॉडी फॉर्म फ्रॉम द जाइंट स्क्विड 18 मीटर इन लेंथ टू स्मॉलेस्ट गार्डन स्लग लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है कि इनका जो अगर साइज़ और लेंथ की बात करें ना, तो एक जाइंट स्क्विड आता है, समुद्र में मौजूद होता है और काफ़ी बड़ा साइज़ का 18 मीटर का होता है और शिकार करता है। इवन दो वर्टिब्रेट्स पे, फिशेस पे शिकार करता है ये। ठीक है, उनको प्रेडेशन होती है, ठीक है, करता है। और एक स्मॉल स्लग की बात करें जो गार्डन स्नेल होता है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद फाइलम मोलस्का, ठीक है, इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू करेक्टराइज, उसे करेक्टराइज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब इतनी वैरायटी पाई जाती है। हाँ, कहते हैं जितनी वैरायटी होती है ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के बावजूद इन्हें करेक्टराइज़ करना, यानी कि इनके करेक्टर बनाना कोई इतने मुश्किल नहीं है। हम जनरल करेक्टर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी ऑफ 2 पार्ट्स, जो बॉडी है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, हेड फुट, एक सर और फुट है, और एक विसरल मैस है। ठीक है, अब हेड फुट जो है वो बिल्कुल नीचे बाहर मौजूद है, फुट जिसकी मदद से चलते हैं, मस्कुलर पैड टाइप है। और विसरल मैस वो जो कि शेल के अंदर होगा, ठीक है, जिसमें बॉडी ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरे विसरल ऑर्गन जो है वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। और उसके अलावा मेंटल दैट्स क्रिएट अ कैल्सियस शेल कवर द विसरल मैस, और जो मेंटल यानी कि विसरल मैस की आउटर लेयर होगी वो अपने ऊपर एक कैल्शियम के बने हुए शेल को सिक्रीट करेगी, जो कि पूरा मिसरल मैस जो होगा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगी, मेंटल कैविटी बन जाएगी, किसके बीच में, कैल्शियस शेल और मेंटल लेयर के बीच में। ठीक है, और इसमें एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट और रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट वगैरह टेक प्लेस होंगे। सिमेट्री बायलैटरल है। ठीक है, द प्रोटोस्टोम करेक्टरिस्टिक है जिनमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है, स्पायरल क्रीवेज होती है और शीजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है। सिलोम रिड्यूस टू कैविटी, सिलोम कम हो गया है, छोटी छोटी कैविटीज़ बन गई है, जैसे हार्ट की कैविटी है, नेफ्रीडिया की कैविटी है, गोनेड्स की है। ठीक है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन ऑल बट 1 क्लास सेफेलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बाकी सारों में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। द रेडियोलाज यूजली प्रेजेंट एंड यूज्ड इन स्क्रैपिंग फूड। रेडियोला ये माउथ पार्ट है, ज़ुबान की तरह है, ये माउथ में मौजूद होता है और खुरदरा होता है, ऊपर नोकीले दांत लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो कि पत्ते को ऐसे स्क्रैप करते हैं, ऊपर से ना खुरचते हैं, खुरच के फूड को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। बॉडी ऑफ मोलस्कन्स, आपको मैं डायग्राम पहले दिखाता हूँ ज़रा, वो देखें, इस तरह जूम कर लें, आपको नज़र आ जाएगा। अब सबसे बाहर चलते हैं, दैट इज़ शेल। ये शेल है जो ग्रे से कलर का मटेरियल है, और उसके अंदर जो येलो कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ मेंटल। तो शेल मेंटल ने सिक्रेट किया है। अब ज़रा नीचे पोस्टीरियर साइड पे चलें तो देखें, मेंटल के बीच में, शेल के बीच में एक छोटी सी कैविटी बन गया है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, और अगर इस ऊपर वाले एरिया को देखें जहाँ पर ये डॉटेड लाइन से सेपरेशन हुई है, डॉटेड लाइन से, ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा विसरल मैस है। ये देख लें, विसरल मैस सारे की लेबलिंग है। इस विसरल मैस में हार्ट की सिलोम, इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी आर्गन्स जो उनसे हैं, लंग्स वगैरह, गिल्स वगैरह, वो सारा कुछ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि अगर थोड़ा सा नीचे देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से नीचे वाला हिस्सा, ये सारे का बड़े वाला हिस्सा, ये क्या नज़र आएगा, फुट, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। और उसके अलावा ये जो रीजन है ये हेड है, हेड में आइज़ है, माउथ है, और माउथ के पीछे इसोफेगस वगैरह क्या है, मौजूद है। ठीक है,
तो ये इसकी बॉडी कैविटी, बॉडी के क्या हैं, पार्ट्स हैं, नज़र आ गया होगा आपको। सबसे पहले क्या है, हमने देखा शेल, ग्रे से कलर का मैस, फिर उसके बीच में येलो कलर की लेयर है विच इज़ कॉल्ड मेंटल, और फिर ये डॉटेड लाइन से ऊपर ऊपर वाला जो एरिया, ये सारे का सारा विसरल मैस है, और डॉटेड लाइन से जो नीचे वाला हिस्सा है वो सारे का सारा फुट है, और फुट के इंटीरियर साइड पे क्या है, हेड, जिसमें आई और माउथ आपको क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है, और पोस्टीरियर साइड पे एक खाली कैविटी बन रही है विच इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी, जिसमें एनस ओपन हो रहा है, जिसमें गिल्स ओपन हो रहे हैं, और जिसमें रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग है वो भी क्या होंगी, खुलेंगी। ठीक है बेटा, ज़रा वापस चलते हैं। ओके जी, बॉडी ऑफ मोलस्कन्स 3 मेन रीजन है। नंबर 1 इज़ हेड, नंबर 2 इज़ विसरल मैस, एंड नंबर 3 इज़ द मेंटल। ठीक है, हेड foot is elongated with anterior head and containing the mouth and certain nervous system, sensory structures, and are elongated foot used for attachment and locomotion। मैं दिखा चुका हूँ आपको हेड को, जो एक elongated anterior region होता है जिसके पास मुंह भी होता है, आइज़ भी होती हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, और नीचे बेस पर एक elongated foot भी क्या है, मौजूद है। फिर उसके बाद विसरल मैस कंटेन द आर्गन ऑफ डाइजेशन, मैं पीछे दिखाई थी डायग्राम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, तो सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन के हैं, और पोजीशन टू द डॉर्स टू द हेड, ये हेड से थोड़ा सा ऊपर के हैं, शेल के अंदर मौजूद होते हैं। दैन उसके बाद मेंटल, मोलस्कस यूजुअली अटैच टू विसरल मैस इन फोल्ड मोस्ट ऑफ द बॉडी एंड क्रिएट अ शेल दैट ओवरलाई द मेंटल। ठीक है, कि मेंटल एक मोलस्कस की एक लेयर होती है आउटर, जो कि विसरल मैस के साथ अटैच होती है, और ज़्यादातर बॉडी हिस्सा जो उनसा होता है उसे कवर किया होता है, और वही सिक्रीट करती है किसको, शेल को, जो कि मेंटल को पूरी तरह क्या कहता है, ओवरलाई करता है। अब जो मेंटल है उसकी लेयर्स या शेल की लेयर्स क्या है, मेंटल की 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। ओके, 3 लेयर्स मोलस्कस की, शेल ऑफ मोलस्क सिक्रेटेड इन 3 लेयर्स, 3 लेयर रहते हैं शेल के। सबसे आउटर लेयर जो उनसे होती है शेल की, ये पेरियो ऑब्स्ट्रैकम कहलाती है। द मेंटल सेल्स एट मेंटल्स आउटर मार्जिन क्रिएट दिस प्रोटीन लेयर, के जो मेंटल के सेल्स होते हैं आउटर मार्जिन पे वो ये प्रोटीन लेयर क्रिएट करते हैं। और फिर उसके बाद मिडल लेयर आ जाती है ऑफ द शेल कॉल्ड प्रिस्मेटिक लेयर, इज़ द थिकेस्ट ऑफ 3 लेयर, ये तीनों लेयर्स में से सबसे मोटी होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स विद ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होता है, तो लिहाजा ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर होगी। एंड सेल एट मेंटल्स आउटर मार्जिन आल्सो क्रिएट दिस लेयर, और ये भी जो मेंटल के आउटर मार्जिन वाले सेल हैं वो इसे क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं। मतलब पहली लेयर स्क्रीट की होगी, उसके बाद वो पहली लेयर थोड़ी सी ऊपर उठी होगी, उसके नीचे दूसरी लेयर स्क्रीट कर दी होगी जो मोटी होगी, जिसे मिडल लेयर कहेंगे, प्रिस्मेटिक लेयर, और उसके बाद उससे नीचे इनर लेयर, द इनर लेयर इज़ नैक्रोस लेयर forms from the thin sheet of the calcium carbonate alternating with organic matter, and the cell along the entire epithelium border the mental secrete the nacreous layer, and the nacre secretion thickened the shell। कहते हैं ये इनर लेयर है, नैक्रस लेयर, और ये थिन शीट होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जहाँ पर कभी कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर आती है, फिर ऑर्गेनिक मैटर की लेयर आती है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट की, इस तरह अल्टरनेटिंग लेयर्स होती हैं। और इंटाइल जो एपिथेलियम होती है, थीलियल होती है मेंटल की, वो इसे सिक्रीट करती है, आउटर लेयर नहीं, पूरी की पूरी एपिथेलियल जो उनसे वो सिक्रीट करती है, और ये नेकर सिक्रीशन जो उनसे है वो मज़ीद इस शेल को क्या करती है, मोटा कर देती है। ओके जी, मेंटल कैविटी क्या है, बिटवीन द मेंटल एंड द फुट अ स्पेस कॉल्ड मेंटल कैविटी, मेंटल और फुट के दरमियान जो स्पेस होती है इसे मेंटल कैविटी कहते हैं। एंड मेंटल कैविटी इज़ ओपन टू द आउटसाइड एंड फंक्शन फॉर गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। तो आप ये मेंटल कैविटी है, आप इन डायग्राम्स को दोबारा से एक दफ़ा देख लें, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। ये देख लें, ये सबसे पहले बाहर आउटर शेल है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ये मेंटल है जिसने इस शेल को सिक्रीट किया है। बीच में ये सारे विसरल आर्गन है जो कि इन डॉटेड लाइन से ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें स्टमक, हार्ट, इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे हैं, इसे विसरल मैस कहते हैं। और फिर ये शेल है, और शेल और मेंटल के दरमियान ये लेयर बन रही है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं ये फुट है जो कि लोकोमोशन और अटैचमेंट के लिए बना हुआ है, और जो हेड है जिसमें सेंसरी ऑर्गन जैसे यहाँ पे ब्रेन होगा, आई होगी, या माउथ है, ये सारा कुछ क्या है, मौजूद है। तो ये आपका एक दफ़ा ना रिपीट हो गया कि हमने बॉडी पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा। उसके बाद रेड्यूला, ये माउथ पार्ट की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द माउथ ऑफ मोस्ट मोलस्कन्स पोजेस अ रेस्पिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूला।
टंग लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह आपकी ज़ुबान है उस तरह की इसके माउथ में एक रेस्पिंग स्ट्रक्चर है जिसे रेडियोला कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस बेल्ट। इसके ऊपर एक कंटिन्यूस बेल्ट होती है जिस पर नोकीले दांत से लगे होते हैं, एंड रो ऑफ पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ, ऐसे टीथ होते हैं जो पीछे की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं। आप ये डायग्राम देखें ज़रा, ये नाउ दैट इज़ रेडियोला, ये पूरी की पूरी रेडियोला है। और आप देख सकते हैं इसके टीथ ऐसे पीछे की तरफ ना ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है, नुकीले हैं लेकिन पीछे की तरफ क्या हैं, मुड़े हुए हैं, इसे रेडियोला कहते हैं। और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये एक ऐसे बेल्ट सी ऊपर बनी है जिस पे नुकीले दांत हैं, कंटिन्यूस बेल्ट है, और ये बिल्कुल एक ना खुरचने वाली ऑर्गन की तरह नज़र आ रहा है। मतलब ये यहाँ से ऐसे नीचे होगा, ऐसे ये जैसे दिखा रहा है नीचे होगा, फिर ऐसे ऊपर उठेगा, फिर नीचे होगा, फिर ऊपर उठेगा, और इस तरह चाट रहेगा। जिस तरह कोई जानवर जैसे बिल्ली वगैरह नहीं चाटती किसी चीज़ को, ये भी चाटेगा, और इसके ये जो नुकीले दांत है उस पत्ते को खुरच लेंगे, ठीक है। और ये देखें रेडियोला ये पीछे की तरफ उसके कैविटी की तरफ लेके जाएगा। ये रेडियोला सैक है जो चीज़ों को मज़ीद छोटा कर सकती है, और ये मूव करके फूड को इसोफिगस में यानी कि फूड जो पाइप है उसमें ले जाएंगे। और साथ ही आप रेडियोला के बीच में ना इधर ऊपर टॉप पे देखेंगे एक कार्टिलेज की बनी हुई छोटी सी बोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ओडोंटोफोर कह रहे हैं। अब ओडोंटो कहते हैं टीथ को, और ओडोंटोफोर द समथिंग लाइक विच बियरिंग टीथ, ऐसी चीज़ जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर को क्या करिए, टीथ को क्या करिए, बियर करिए, उसे ओडोंटोफोर कहेंगे, ठीक है। ये कार्टिलेज का बना हुआ है। अब ज़रा पीछे रीड करते हैं। द माउथ ऑफ मोलस्कन्स possess a rasping structure called radula that is consist of cartilaginous belt and row of posteriorly curved teeth. The medulla overlie a fleshy tongue-like structure supported by a cartilaginous odontophore. रेडियोला एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होती है और जिसको नीचे से सपोर्ट कौन दे रहा होता है, ओडोंटोफोर। द मस्कन्स मसल्स एसोसिएट विद द ओडोंटोफोर्स परमिट द रेडियोला टू प्रोट्रूड फ्रॉम द माउथ। मसल्स भी होते हैं, ये देखें ना, ये मसल्स हैं जो रेडियोला को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे चटवाएंगे ऊपर खींच के, फिर वापस पीछे लेकर आएंगे, तो मसल्स मूव करवा रहे हैं उसे। ओडोंटोफोर्स को करवाएंगे। द मसल एसोसिएटेड विद रेडियोला मूव बैक एंड फ्रोथ ओवर द ओडोंटोफोर। ये ओडोंटोफोर में आगे और पीछे क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड फूड इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जो फूड है वो सबस्ट्रेट से क्या करेगी, खुरच के उतार ली जाएगी। एंड पास पोस्टीरियरली टू डाइजेस्टिव ट्रैक, और फिर उसे क्या किया जाएगा, पीछे डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ भेज दिया जाएगा। क्लियर होगी बात। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं वो गैस्ट्रोपोड से रिलेटेड अपलोड करूँगा, तो काइंडली से देखिएगा और रिवाइज़ भी कीजिएगा अपने बुक से, क्योंकि ये आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके पंजाब यूनिवर्सिटी के जिन बच्चों का पेपर हो रहा है उसके लिए उनका एक बेस्ट रिवीजन मेथड बन जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।